द वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली एंड सो द कन्फ्लिक्ट्स। आज पूरी दुनिया जिस दिशा में जा रही है उसका अंजाम शायद बहुत भयानक हो। आज ह्यूमंस की ह्यूमैनिटी स्टेक पर है। लोगों का जान जाना एक आम बात है क्योंकि सबका अपना इंटरेस्ट है और सबका अपना मतलब है। इस वर्ल्ड ऑर्डर में एक एनार्की है जिसके पास पैसा और पावर है। बातें उसकी की जाती है और बताई भी उसकी जाती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वर्ल्ड में हो रहे उन तमाम कन्फ्लिक्ट्स के पीछे के कारण और इसके साथ कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनका इन मामलों में अहम हिस्सा रहा है, और इसके साथ उन दो चेहरे के बारे में, दैट इज यूएसए एंड रशिया के बारे में, अगर वो सामने आ जाते हैं एक दूसरे के तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, जियोपॉलिटिक्स में क्या बदलाव आ सकते हैं। सो व्हाट इफ यूएसए वर्सेस रशिया? But before starting this lecture, I welcome you to Sri Ram's IS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs। और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्री राम्स आईएएस का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, सिंस एजेस वॉर को रोमांटिसाइज किया गया, लेकिन इसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स की चिंता किसी ने नहीं की। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, पहली बार लोगों को यह समझ आया एक लड़ाई, एक वॉर कितना ज्यादा भयानक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। सिर्फ 4 सालों के अंदर 37 मिलियन डेथ्स देखने को मिले थे, जिसमें मिलिट्री डेथ थे 17 मिलियंस, लेकिन सिविलियन डेथ थे 20 मिलियन के आसपास। और वहीं जब हम वर्ल्ड वॉर 2 में जाते हैं तो ये संख्या बढ़कर 80 मिलियंस तक पहुंच जाता है। तो क्या हमने इससे कुछ सीखा? कहते हैं हिस्ट्री से हमें सीख लेना चाहिए। बीता हुआ वक्त हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है, लेकिन हम इंसानों ने शायद नहीं सीखा, क्योंकि आज वापस हम उसी दहलीज तक पहुंच चुके हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर थ्रेट्स के बारे में। आज कोई भी बोलता है उठकर कि हम इस कंट्री पर एक न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, लेकिन क्या हम समझ रहे हैं इसका परिणाम क्या हो सकता है? आज न्यूक्लियर आर्सेनल्स बढ़ते जा रहे हैं, हर देश इस दौड़ में निकल चुका है, और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम बिल्कुल वही होगा जो आप सोच रहे हो। इससे हम इंसानी सभ्यता इस पृथ्वी से विलुप्त हो सकते हैं। आज इस धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा हम इंसान ही बन चुके हैं, क्योंकि आज जैसा सिचुएशन हमने खुद के लिए क्रिएट किया है, हर तरफ वॉर है, वायलेंस है, क्राइम है, ह्यूमन वैल्यूज कमते जा रहे हैं, क्रूरटी बढ़ती जा रही है। चाहे बात रशिया यूक्रेन वॉर का कर लो, या मिडिल ईस्ट क्राइसिस का करो, या फिर बढ़ते हुए टेररिज्म का, इन सब से नुकसान आम इंसान को हो रहा है। और चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जा रही हैं कि कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। कई सारे न्यूक्लियर विस्फोट हो सकते हैं। यहाँ पे जो जायंट पावर्स हैं वो आपस में एक दूसरे पर हमेशा न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये सारी सिचुएशन को काफी ज्यादा खराब कर देगा। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा, आखिर इतनी सारी लड़ाइयां हो क्यों रही हैं? आखिर ये वॉर क्यों है? क्या इसके पीछे कारण है? क्या धर्म है? क्या रेस है? ये नहीं है। आप बात समझो, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारे बस एक नकाब है। इन सब के पीछे का कारण पैसा और ताकत है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके लोग रिसोर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पे जो बड़े पावर हैं ये कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंस रखना चाहते हैं। यहाँ पे कई ऐसे चेहरे हैं जो चाहते हैं ये दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड बन के रहे, यहाँ मल्टीपोलैरिटी कभी स्टैब्लिश ना हो पाए, क्योंकि अगर वन पावर हेजीमनी खत्म होगा तो इसके जगह आएगा मल्टीपोलैरिटी, जिससे वर्ल्ड ऑर्डर में एक अकाउंटेबिलिटी आ सकता है। जो आज एनार्की हमें देखने को मिल रहा है ये समाप्त हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली आज चीजें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं, क्योंकि दो बड़े जायंट, एक तरफ रशिया है तो दूसरी तरफ यूएसए है। हालांकि ये दोनों आज फोर फ्रंट पे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बैक एंड से जरूर लड़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये दोनों सामने आकर लड़ेंगे उस दिन चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक और भयानक हो जाएंगी। और देखो, आज दुनिया भर में जितनी भी लड़ाइयां या फिर कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं इसका कारण कहीं ना कहीं ये दोनों है, ये दोनों जायंट्स हैं। इनके वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े रीजंस हैं इस वर्ल्ड में अभी जितनी भी लड़ाइयां चल रही हैं। नाउ अब अगर हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि अगर ये दो कंट्रीज रशिया और यूएसए आपस में अगर स्टार्ट करते हैं वॉर, तो इस केस में कैसी सिनेरियो बनेगी? सबसे पहले हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि यहां पर किन किन फ्रंट पर यह वॉर ट्रिगर हो सकता है। सबसे पहला जो है वो है रशिया और यूक्रेन
यूक्रेन की वजह से। देखो आज हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि जिस तरह का सिनेरियो बन चुका है रशिया और यूक्रेन, ये सबसे ज्यादा नाजुक है सिचुएशन, क्योंकि आज हम भले ही मिडिल ईस्ट क्राइसिस को देख रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद यहां पर जब हम देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पर चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कल को रशिया कभी भी न्यूक्लियर वॉर कर सकता है, ओवरऑल अटैक कर सकता है यूक्रेन के ऊपर में, और उस केस में नेटो को लीड करता है यूएसए, और यूएसए यहां पर आ सकता है और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डायरेक्टली फेस टू फेस लड़ाई स्टार्ट हो सकता है और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं दूसरे फ्रंट को तो वो मिडिल ईस्ट है। आज के वक्त में हम देखते हैं इजराइल और ईरान के बीच में कंटिन्यूअसली चीजें खराब होती जा रही हैं, काफी ज्यादा वॉर लाइक कंडीशन हो गया है। तो यहां पर जो इजराइल है उसे कंटिन्यूअसली बैक करता है यूएस, राइट। दूसरी तरफ में ईरान है। ईरान अकेला नहीं है, ईरान के पीछे चाइना और रशिया है, क्योंकि ये दोनों ही कंटिन्यूअसली वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करती रहती है ईरान को। इवन कई सारे ऐसी भी बात सामने आई है कि रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड कर दिया है ईरान को। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर रशिया और यूएसए आपस में एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, यहां पर लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसके साथ तीसरा फ्रंट भी है जो अक्सर हम इसे शायद डिस्कस नहीं करते हैं ज्यादा, वो है ताइवान वाला इशू। क्योंकि चाइना अगर ताइवान पर फुल स्टेक पर जाकर अटैक करने की कोशिश करता है तो उस केस में डेफिनेटली यूएसए यहां पर इंटरवीन करने की कोशिश करेगा। और चाइना और रशिया का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। इस केस में हम देख सकते हैं कि रशिया यहां सपोर्ट में आ सकता है चाइना का। तो यह भी कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर सकता है जहां पर इस तरह के अटैक हो सकते हैं। दूसरी तरफ जापान भी है, वो भी यूएस के साथ में सपोर्ट में आ सकता है। तो जो हम क्वाड कंट्री के बारे में बात करते हैं, इस केस में इंडिया के सिनेरियो में भी काफी ज्यादा डिलेमा बनेगा कि वो किस तरफ जाए, रशिया की तरफ जाए या फिर यूएस की तरफ जाए, मतलब वेस्ट की तरफ जाए। तो इस केस में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि अभी जिस तरह का स्टैंड हमें देखने को मिल रहा है इंडियन डिप्लोमेसी के हिसाब से, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को जब हम देखते हैं तो हम काफी न्यूट्रल अप्रोच के साथ में चल रहे हैं। हम किसी एक पक्ष में नहीं जाते हैं, हमने हमेशा पीस को ही इंपॉर्टेंस दिया है। और देखो ये दोनों ही न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री हैं। जब इन दोनों की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं तो एक तरफ यूएस है जिनके पास 5748 न्यूक्लियर आर्सेनल है, दूसरी तरफ हम रशिया को देखते हैं तो उनके पास भी 5580 है। अगर ये दोनों कंट्री मिलकर सिर्फ अगर 1 और 2% भी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का तो ये दुनिया अंत तक पहुंच सकती है। इतना ज्यादा ये खतरनाक सिनारियो क्रिएट कर सकता है। तो ओवरऑल देखो जब भी लड़ाई होता है तो लड़ाई में जीत किसी की नहीं होती है, सबकी हार होती है। यहां पर अगर हमें जीतना है तो हमें पीस की तरफ जाना चाहिए, वॉर की तरफ नहीं। यह चीज आपको पता होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और यही इस दुनिया के लिए सही रहेगा, राइट। तो ओवरऑल ये जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं बिल्कुल ये जल्द से जल्द रिजॉल्व हो तो हम इंसानों के लिए वो ज्यादा अच्छा है, इस धरती के लिए अच्छा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सिनेरियो जो कि मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। ये जो भी चीजें हैं ये हमें सीखने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है, हमें इंसानियत की तरफ बढ़ने की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाट इज द मैसेज हियर, राइट। सो लाइक द वीडियो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।